गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, कल इस टाइम पे क्या किया था आप लोगों ने? आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी? यस मैम, मिल गई थी। मिल गई थी, अच्छा। सभी को मिल गई थी कि सिर्फ वैष्णवी को ही मिली थी? ओम, जयेश? हाँ मिल गई थी मैम। मिल गई थी। फिर जब ऐसे में क्लास कैंसिल हो जाती है फिर क्या करते हो आप लोग? किसी ने न्यूमेरिकल्स करे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के? नहीं करे ना किसी ने? दो जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो करे किसी ने? नहीं भी किया हो तो बता दे कि नहीं नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिल पाया, कर लेंगे। नहीं हो साक्षी? पाई मैम। नहीं हो पाया? टाइम नहीं मिल पाया? समा? नहीं मैम, तबीयत अच्छी नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया बच्चे? बुखार? यस मैम। ओके ओके, चलो ध्यान रखो। लेकिन बीच बीच में टाइम निकाल के, सभी के लिए, ये सिर्फ समा के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ अटक रहे हैं। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम पढ़ते चलते हैं, जब हम समझते जाते हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करते जाते हैं तो लगता है कि काफी आसान है। लेकिन जब खुद आंसर्स लिखना शुरू करते हैं तब हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हमें कितना समझ आया है। तो उसके लिए बेटा सबको एक बारी क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, और जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे फिर हम एक क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रखेंगे, जहां जहां हम अटके। आज हमें कौन सा टॉपिक शुरू करना है? एनीवन? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस एब्सोल्युटली। अब हम थोड़ा सा नया वाला टॉपिक शुरू करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्लासेस। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, बीच बीच में जिस दिन हम नहीं मिल रहे हैं, कम से कम एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स करते रहें, जिससे कि आप भूले ना कि आपने क्या पढ़ाई किया है। क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बहुत ही कंटेंट हैवी था, काफी कॉन्सेप्ट्स उसमें नए थे जो आपने पहले 9th 10th 11th में नहीं किया है बिल्कुल भी। तो शुरू करें, आज का नया टॉपिक शुरू करें। यस मैम। बस रुतिका को करना है, बाकी बच्चों को नहीं करना है? जी यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए सबसे पहले तो मुझे एक डिफरेंस बता दीजिए। अभी हमने पिछला टॉपिक करा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या फर्क है, क्या अंतर है? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, क्या होते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एब्सोल्युटली, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की बात हमने अभी तक नहीं करी है, पर फ्लूइड्स की बात हमने करी है। क्या गैसेस फ्लूइड्स में भी आते हैं? यस मैम आते हैं। यस मैम। तो अगर मैं बोलूं टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या गैसेस के लिए भी वो एप्लीकेबल है? यस मैम। यस मैम। है, बिल्कुल है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में करी हैं, चाहे वो बर्नौलीज थ्योरम हो, चाहे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, या टर्बुलेंस हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके काइनेटिक, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके गैसेस के लिए भी ट्रू हैं। गैसेस के लिए भी हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम गैसेस के लिए लगा सकते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, प्रेजेंटेशन से आज पढ़ाई करेंगे।
अब बताएं, सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। आप सभी को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है मेरा ही प्रेजेंटेशन। Ma'am, I think loading हो रहा है. हाँ हाँ, अब दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो डायग्राम बना हुआ है क्या लगता है कि किस चीज का डायग्राम है? ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या लग रहा है, किस चीज का डायग्राम हो सकता है? अगर हम सॉलिड्स बनाते हैं, हम इन पार्टिकल्स को बहुत ही पास पास रखते हैं। फ्लूइड्स में ये थोड़े दूर हो जाते हैं और गैसेस में ये बहुत ज्यादा आपस में दूर रहते हैं। सबसे ज्यादा इंटर एटॉमिक स्पेसेस आपके गैसेस में होते हैं। जो एवरी मॉलिक्यूल होता है वो आपस में बहुत दूर दूर होता है, उनके बीच में काफी स्पेसिंग होती है। क्या ये वाला स्क्रीन भी दिख रहा है सबको? आज हम बेसिकली फोकस करेंगे एक मॉडल में जिस जो कह रहा है टाइनी पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड इलास्टिकली। आप जब क्लासरूम में बैठे होते हैं, क्या सब एक ही जगह पे बैठे होते हैं पूरे पूरे 4-5 घंटे के लिए? Yes, ma'am. बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है? नहीं हिलते मैम. नहीं हिलते। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि आपके अगर स्कूल में नर्सरी और केजी भी है वहां पे? यस मैम। अच्छा, नर्सरी क्लास के बच्चों के बारे में अगर मैं पूछूं, क्या वो सारा दिन एक जगह पे बैठे रहते हैं? नहीं मैम. बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैम। बिल्कुल भी नहीं मैम। तो वो जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चे दे बिहेव लाइक गैसेस। वो एक जगह रुक ही नहीं सकते, वो कभी स्टेशनरी पाए ही नहीं जा सकते। तो ऐसे गैसेस का हल होता है। गैसेस जो होते हैं वो कभी भी आपको जीरो वेलोसिटी के साथ नहीं मिलेंगे। वो हमेशा दे विल ऑलवेज बी मूविंग अराउंड, अपनी जगह पे बैठ के मूव करते रहेंगे या उठ के मूव करते रहेंगे या क्लास के बाहर चले जाएंगे या वॉशरूम चले जाएंगे। तो गैसेस ऑल्सो कैन नॉट बी स्टेशनरी, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग थ्रू आउट द स्पेस दे हैव। ठीक, ये बात ठीक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब दूसरा जो वो कह रहा है कि दे कोलाइड इलास्टिकली। अगर बहुत सारे बच्चे क्लास में भागने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है? धक्का मुक्की हो सकती है थोड़ी सी। Yes, ma'am हो सकती है. यस मैम, उनको लग सकता है। उनको लग सकता है। अब इसमें एक वर्ड लिखा है कोलाइड इलास्टिकली। कोलाइड इलास्टिकली का मतलब इलास्टिक कोलिजन्स करा होगा हम लोगों ने क्लास 11th में। क्या करा है हम लोगों ने? अच्छा, ये वाला नाम सुन के बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या डिस्कस किया है हम लोगों ने क्लास 11th में स्कूल में? यस मैम, किया है। ओके, तो किया है। बाकी सबने भी किया है कि स्वजीत ने अकेले किया था? किया है मैम. किया है, ओके। तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटोन आता है, वो एक किसके साथ कोलाइड करता है? एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, एक फोटोन आता है, फोटोन उसमें घुस जाता है और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। फोटोन वेलोसिटी के साथ आया, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी नहीं थी, फोटोन ने अपनी पूरी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो ये वाले जो कोलिजन्स होते हैं इनको हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। जब आप कैरम खेलते हैं, किस किस बच्चे ने कैरम खेला हुआ है? रेज योर हैंड्स अगर कभी कैरम कभी भी नहीं खेला। ओके, समा ने खेला है, स्वजीत ने खेला है, ऋतिका ने खेला है, अनुष्का ने खेला है, ओम ने भी खेला है। ओके, तो आप कैसे खेलते हैं कैरम? एक स्ट्राइकर होता है, यस मैम। यस मैम। बाकी व्हाइट या ब्लैक कलर के कॉइन्स होते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो आप स्ट्राइकर से व्हाइट या ब्लैक कलर के कॉइन्स को हिट करते हैं। तो ये जो एक दूसरे से टकराना होता है इसको हम कहते हैं कोलिजन। और ये कोलिजन इलास्टिक कब होता है? ये कोलिजन इलास्टिक तब होता है जब स्ट्राइकर अपनी पूरी एनर्जी कॉइन को दे दे। लेकिन जब स्ट्राइकर कॉइन को हिट करता है, क्या कुछ शोर भी सुनाई देता है, कोई आवाज भी आती है?
यस मैम। तो क्या हुआ, जो स्ट्राइकर की एनर्जी थी वो पूरी कॉइन को नहीं मिली, थोड़ा सा कॉइन को मिला, और जो थोड़ा एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो कोलिजन है इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं पहले बता रही थी, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। कैरम का जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताया आपको वो है इन इलास्टिक कोलिजन। Are we okay with this? Are we good to go? आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब हम postulates of kinetic theory लिखेंगे सबसे पहले। ये कुछ फिक्स सेंटेंसेस हैं पूरी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, देयर ओन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। क्या मतलब हुआ इसका? अगर पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हुआ तो वो हुआ इसका मतलब कि जो पूरे स्कूल का अपना वॉल्यूम है उसमें अगर सिर्फ एक ही बच्चा पढ़े तो उस बच्चे का अपना वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्कूल। या ग्लास में सिर्फ एक ही ड्रॉप ऑफ पानी हो, देन द ड्रॉप ऑफ द पानी हैज अ वॉल्यूम व्हिच इज नेग्लिजिबल। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मासेस होते हैं। जब भी हम गैस को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हम पॉइंट्स बनाएंगे। इसीलिए आप डायग्राम भी अगर देखें तो इसमें भी हमने पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है। दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। और इसका जो खुद का वॉल्यूम होगा, ये जो छोटा सा ब्लू वाला पार्टिकल है, कैसे निकालेंगे? अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा इस छोटे से डॉट का, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? कौन सा शेप दिख रहा है? ये जो छोटा सा है ये कौन सी शेप का है? Circular. सर्कुलर। सर्कल है। सर्कल है। सर्कल का मतलब अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जिसमें है, जिस कंटेनर में है, कौन सा शेप दिख रहा है? स्क्वायर। ध्यान से देखो, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो अगर मुझे इसको 3D ऑब्जेक्ट मानना होगा तो क्या सोचूंगी मैं, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड। 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 तो अगर मैं इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूं, वो कैसे निकालूंगी? LBH। कैसे निकालेंगे बच्चे? ओम, सुनाई नहीं दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेरी गुड, इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो क्या आपको लगता है कि उस पॉइंट का, जो हमने सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब किया था, जो एक टाइनी सा डॉट है, उसका वॉल्यूम, और जब हम इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या वो जो छोटा सा डॉट है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, एकदम ना होने के बराबर होगा? यस नो? चैतन्य कुछ बोलना चाह रहे थे, सुनाई नहीं दिया। नो। यस मैम। नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा? आपके सबके घर में चीनी का डब्बा होगा, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? चीनी के डब्बे में से अगर चींटी एक दाना निकाल के ले जाए, किसी को पता चलेगा? नहीं मैम। नहीं, नहीं पता चलेगा ना। तो ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये वही कह रहा है कि वो इतना नेग्लिजिबल है कि अगर आपकी मम्मी ने खोला या पापा ने खोला, उनको पता नहीं चलेगा अगर चींटी ने एक ही दाना निकाला होगा। लेकिन किसी ने एक मुट्ठी निकाली होगी तो पता चलेगा? यस मैम, पता चलेगा। यस मैम। चले। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस जैसे मतलब चीनी के डब्बे में एक चीनी, एंड देयर ओन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। एक चीनी का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होगा, कि कोई अगर निकाल भी ले किसी को पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। सेकंड कह रहा है दे मूव इन कंटिन्यूअस रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब एक तो वो शांत नहीं बैठ सकते, वो स्टेशनरी हो ही नहीं सकते, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। अगर आपके घर में जितने भी लोग हैं, अगर वो कॉन्स्टेंटली मूव ही करते रहे तो ऐसा हो सकता है कि टकराते भी रहेंगे। हो सकता है मैम। यस मैम, हो सकता है। हाँ, तो Yes, गैस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं स्कूल की ही बात करूं, अगर पूरे स्कूल को हमने एक बार ही बोला कि बेल बजाने पे ही सबको कैफेटेरिया ही जाना है, सबको कैंटीन में जाके खाना खाना है आज,
तो जैसे ही बेल बजी सब भागेंगे कैंटीन की तरफ, तो जब सभी भागेंगे क्या होगा? टकराएंगे एक दूसरे भीड़ हो जाएगी, टकराएंगे। टकराएंगे ना, टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। और जब सब जाएंगे कैंटीन की तरफ तो कैसे जाएंगे वो? क्या वो कर्व पाथ में जाएंगे, क्या वो उछल उछल के जाएंगे, या स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे? कर्व पाथ में। अच्छा, मुझे कोई चल के दिखाओ कर्व पाथ में। जब आप स्ट्रेट चलते हैं, आप लाइन में कर्व पाथ जाएंगे। में चैतन्य, आप कर्व पाथ में कैसे चलोगे बेटा? नो मैम, सॉरी। जब हम चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं ना। अब वो स्ट्रेट लाइन मेरी डायगोनल भी हो सकती है, मतलब जैसे ये वाला मैंने अगर मैं ये वाला डायग्राम लूं, मैं अगर इसके ऊपर भी चलूं तो भी मैं लाइन पे चल रही हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी जा रही हूँ अलोंग द डायगोनल, मैं चल तो सीधे ही रही हूँ ना। यस मैम। ये। तो अगर मैंने घंटी बजाई और सबको अनाउंस किया कि बेल होते ही सबको जाना है कैंटीन, और सब जाने लगे, सब सीधे, सब अपने तरीके के सीधे लाइन में चलेंगे, सबको लगेगा हम सीधे रास्ते चल रहे हैं। लेकिन जब सब एक साथ एक ही जगह की तरफ भागेंगे तो उनके बीच में कोलिजन्स होंगे। तो यही हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहता है, दैट दे मूव इन कंटिन्यूअस रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। अब यहाँ पे Yes, ma'am. रैंडम का क्या मतलब हुआ? रैंडम का मतलब हुआ अगर आप 12th सी में हैं और आप 12th डी में हैं और कोई 12th ए में है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्लास कहाँ है, आप उस पॉइंट से शुरू करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो कैंटीन तक। उसके बीच का जो रास्ता होगा वो आपका रैंडम होगा। कोई हो सकता है कि सीधा वहीं तक पहुंचे, कोई हो सकता है कि पहले वॉशरूम जाए फिर वहां पहुंचे, कोई हो सकता है कि स्पोर्ट्स रूम से होते हुए वहां पहुंचे, या कोई हो सकता है बायो लैब से होते हुए वहां पहुंचे। तो आप पहुंचेंगे सीधे सीधे रास्ते से, लेकिन वो जो सीधा रास्ता होगा वो सबका सेम नहीं होगा। ओके, अब मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। अब पहले आप ये दोनों सेंटेंस लिख लें। लिखते हुए भी अगर लगता है कि कुछ डाउट है, उसका मीनिंग फिर मैं समझा दूंगी, फिर अगले दो पे चलते हैं। वैसे मैंने कोलिजन्स के बारे में भी बात करा है। आप पहले 3 सेंटेंसेस लिख लें पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस, गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट masses, their own volume is negligible, they move in continuous random straight line motion, एंड कोलिजन्स मैंने 2 टाइप के कोलिजन्स की बात करी, फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरा कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल। तो तीसरा वाला भी लिख लेंगे। लिखते हुए जिसको लग रहा है कि थोड़ा नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ ले, फिर से डिस्कस कर लेंगे। और जब लिख लें तो भी बता दें। आई होप सब बच्चे लिख रहे हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, 2 लोगों ने बोला, बस 2 बच्चों ने बोला, बाकी सब नहीं लिख रहे हैं। यस मैम लिख रहे हैं। Yes, ma'am. मैम लिख रहे हैं। ओके ओके, आप लोगों को पिछला वाला प्रेजेंटेशन चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला? यस मैम। हो गया मैम राइटिंग। हो गया मैम। मैम एक मिनट Yes, रुकिए। ma'am. हाँ जी बेटा। मैम आज की क्लास यही से शुरू हुई थी ना? आज की क्लास, हाँ, ये पोस्टुलेट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आज की क्लास यहीं से शुरू हुई है। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है, और फिर मैंने सबको बोला था कि लिख भी ले। अब हम 4th वाले पे जाएंगे। क्या कोई बच्चा मुझे पढ़ के सुनाएगा 4th वाला पॉइंट? यस मैम।
No intermolecular forces act except during collision. क्या मतलब हुआ इसका? आप लोगों ने मैग्नेट देखा है, बार मैग्नेट? फिर से यस पूछती हूँ, मैम, देखा है। बार मैग्नेट देखा है ना? लैब में होते हैं दो बार मैग्नेट, दो मैग्नेट होते हैं, अगर पास लाते हैं तो Yes, क्या ma'am. होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैम। हाँ, और अट्रैक्ट करते क्या होता है, दोनों मूव करते हैं और दोनों जब एक पास आ जाते हैं तो एक आवाज आती है खट से, है ना? यस मैम। यस मैम। तो कुछ ऐसा ही कह रहा है फोर्थ पॉइंट, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशन। मतलब गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतनी दूर होते हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते। जैसे कि अगर स्वजीत अपनी क्लास में है और रुतिका अपनी क्लास में है और वो दूसरी क्लास में है, एक 12th ए में है, एक 12th डी में है, क्या वो बात कर सकते हैं? नहीं मैम। नहीं No, कर ma'am. सकते ना। तो गैस में भी ऐसा होता है, जैसे सॉलिड में तो पार्टिकल टू पार्टिकल बहुत पास रहते हैं, लेकिन गैसेस में ये पार्टिकल टू पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं। तो अपनी अपनी जगह पे वो हिलते डुलते रहते हैं पर आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं तब तक जब तक दोनों में कोई कोलिजन ना हो। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि सब वो मूव करते रहते हैं, मूव करते करते कभी आसपास आ गए और हो सकता है टक्कर खा जाए। जब टकराव हो रहा है देयर कुड बी अ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, अदरवाइज देयर इज नो इंटरैक्शन व्हाटसोएवर। इंटरैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो बहुत दूरी पे है एक दूसरे से, इसलिए कोई इंटरैक्शन नहीं है। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको पूरे दिन हम दौड़ाते रहें कैसा लगेगा? थक जाएगी मैम। है ना, थक जाएंगे ना। थक जाने से पहले अगर मैं अभी सभी को बोलूं जाओ बाहर जाओ और 10 राउंड 10 मिनट के लिए भाग के आओ, फिर कैसा लगेगा? घर आते क्या लगेगा? सबसे पहले क्या करोगे? डिहाइड्रेशन होगा मैम। डिहाइड्रेशन होगा, ओके। सबसे पहले हो सकता है पानी मांगो, फिर और कुछ नहीं लगेगा? अभी आप लोग बैठे हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी बेटा स्वजीत। थोड़ा आराम से बैठेंगे मैम, क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस हुई है तो ठीक हमें है, ऑक्सीजन गेन वो करेंगे। भी ठीक है, वो भी थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे। और अगर मैं आपके बॉडी टेम्परेचर की बात करूं कैसा रहेगा? हाई हो जाएगा, हाई बढ़ जाएगा। हायर हो जाएगा। जब आप बहुत काम करके आते हैं, बहुत दौड़ भाग करके आते हैं, तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा बेचारे भागते दौड़ते ही रहते हैं, कभी शांत बैठते ही नहीं है, उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला अभी तक जो करा था, हाफ mv² करा था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी इनकी ये हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं, हमेशा दौड़ते भागते ही रहते हैं, कभी टक्कर खा के स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी मेजर करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो हम कैसे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। हमने गैस मॉलिक्यूल लिया, उसको एक कंटेनर में रखा, उस कंटेनर का हमने टेम्परेचर चेक किया, फिर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 3/2 kT, जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है 3/2 kT। 3/2 kT भी तब होगा जब जो मॉलिक्यूल होगा वो 3 डायरेक्शन में मूव कर पाए, मतलब एक्स एक्सिस पे भी जा पाए, वाई एक्सिस पे भी जा पाए और जेड एक्सिस पे भी जा पाए। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 4D भी जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स 5D भी जा सकते हैं, वो वाली बात हम बाद में करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो किसी भी कंटेनर में, जैसे सबके घर में एलपीजी या सीएनजी आता होगा, गैस है सबके घर में, यस मैम, यस एलपीजी आता मैम। है। यस मैम। कंटेनर में ही होता है, हवा खुले खुले में तो नहीं रखते हैं। यस मैम। नो मैम। टेम्परेचर, उसका जितना टेम्परेचर होगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी कुड बी डिफरेंट। जब गैस खत्म होने लगती है, जिसके घर में, जिन लोगों के घर में सिलेंडर है, जब गैस खत्म होने लगती है कि लग रहा है कि अब खत्म होने वाला होगा, तब जनरली क्या करते हैं? एकदम से चेंज कर देते हैं या उससे पहले भी कुछ करते हैं? मैम दूसरा सिलेंडर दूसरा सिलेंडर लगाने से पहले अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो कभी किसी के घर में,
मैम घर पे तो नहीं करते पर होटल वाले करते, गर्म पानी में हाँ, उसे रखते। ओके, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। कभी कभी वो गर्म पानी में भी रखते हैं और घर और खाना बना उसके बाद। तो जब हमने उल्टा पुल्टा किया, हमने उसको काइनेटिक एनर्जी देने की कोशिश की। गर्म पानी में रखने का मतलब है उसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो भाग भाग के ऊपर आने लगा। तो जब खत्म होने वाला हो, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा खाना और बन जाएगा उतने गैस में ही। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 3 हमने पहले लिख लिए थे, बाकी 2 भी लिख लेंगे। लिखते हुए फिर से सोचेंगे एक बारी, और नहीं समझ आया तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल राइट द लास्ट 2 पॉइंट्स आल्सो नाउ। और जो सबसे पहले खत्म कर लेगा वो लास्ट वाला क्वेश्चन सोचने की कोशिश करेगा। Which assumption fails first when a gas is compressed heavily? जिसने लेट ज्वाइन किया था वो भी 5 पॉइंट्स लिख ले, और बेटा अगर ऊपर वाले 3 में कुछ डाउट हो वो भी पूछ लेना आप। यस मैम, ऊपर के 3 पे समझ में नहीं आता। ऊपर के 3 नहीं आए समझ में? हाँ, लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर आपके घर में चीनी की शीशी है, उस चीनी की शीशी में से अगर आप एक चीनी का दाना हटा दें तो किसी को पता चलेगा? नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट वही कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, देयर ओन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अपना जो वो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। मतलब चीनी के डब्बे में चीनी है, उस चीनी के डब्बे में से अगर आपने एक चीनी का पार्टिकल हटा दिया किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसका अपना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का बहुत नेग्लिजिबल होता है। ओके मैम। दूसरा कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहते, हमेशा हिलते डुलते मूव करते हुए ही मिलेंगे। और ओके मैम। क्योंकि वो मूव करते रहते हैं इसीलिए वो दीवार से, जिस कंटेनर में वो है, जैसे अगर गैस सिलेंडर में गैस पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा उसके उसके सिलेंडर के वॉल से टकराते रहेंगे। वो आपका थर्ड पॉइंट है। ओके ओके मैम। ओके, जब 5 पॉइंट्स लिख लें तो मुझे एक बारी बता दें। हो गया मैम। हो गया मैम। सभी का हो लिख गया? लिया मैम। सभी का? यस मैम। ओके, यस वेरी मैम, हो गुड, गया राइटिंग। that's lovely, very good. Now which assumption fails first when a gas is compressed? अभी गैस में हमने क्या बात करी थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पास में है कि दूर में है? दूर में है। दूर में है। तो अगर आपने कंप्रेस किया, अगर आपने उसको कंप्रेस करते रहे, जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? कोई भी एक बच्चा बता दे मुझे। 48। 48। बाकियों के भी 48 मान के चल लेते हैं। अगर सारे 48 को हम एक ही रूम में भर दें, एक होता है कि सिर्फ पूरे स्कूल में एक ही बच्चा है, तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल। अगर मैंने स्कूल के सारे बच्चे एक ही रूम में भर दिए फिर क्या होगा? क्या कोई नेग्लिजिबल रह जाएगा वहां पे? नहीं। नहीं ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट masses, their own volume is negligible only when there is a lot of space between all of you, there is a lot of space between each molecule of the gas. अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो ये पहला वाला जो हमारा assumption है वो फेल हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। क्या लिखा हुआ है? बॉयल्स लॉ। और एक डायग्राम भी बनाया हुआ है और एक इक्वेशन भी लिखी हुई है।
अच्छा मुझे ये बताएं, इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सुना है हमने पहले कभी? यस मैम, क्या होता है? PV is equal to nRT. वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? बॉयल्स लॉ इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन अपने आप में कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया तो पूरा राइट हैंड साइड का कांस्टेंट हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes मैम, तो Boyle's law says that at a constant temperature, क्योंकि PV is equal to nRT है, N constant था, R constant था, अगर हमने टेम्परेचर भी constant रखा तो PV का जो प्रोडक्ट है वो constant हो जाएगा। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कहा था AV is a constant और उसको हमने लिखा था A1 V1 is equal to A2 V2। तो यहाँ पे हमने बोल दिया PV is equal to nRT, T constant हो गया तो पूरा राइट हैंड साइड constant हो गया। Yes, yes, no? ma'am. तो जब पूरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ हुआ। अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं और ये जो प्लंजर है, मतलब ये इस बॉल को, अगर इस बॉल को मैं बंद पास लाती जाऊं तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? प्रेशर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब वही हो गया कि मैं स्कूल के सारे बच्चों को एक ही कमरे में डाल दूं तो उस कमरे का प्रेशर बढ़ जाएगा ना? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. ओके, तो इसके हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। पहले आप लिख लें बॉयल्स लॉ कहता क्या है। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर राइजेस व्हेन वॉल्यूम falls at a constant temperature and mathematically it is equal to P1 V1 equals to P2 V2। पहले आप इतना लिखें, फिर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। मैम आप फिर से एक बार समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये वाला जो डायग्राम है कहाँ से समझाऊं? पहले तो इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से समझाऊं? पहले से। एक मिनट रुकना बेटा, मैं दूसरा वाला प्रेजेंटेशन लेती हूँ, एक मिनट दो मुझे। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? इस पे आ गए? Yes, ma'am. दिख रही है। Yes, ma'am. यस इस वाले पे आ गए? ओके, जस्ट गिव मी। हमने शुरू किया है इससे कि P इंटू V, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो कहता है PV इज इक्वल टू nRT। ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज अ गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब बॉयल्स ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो क्या ये तीनों कांस्टेंट हुए या नहीं? Yes, ma'am. तो जब Yes, ma'am. ओके, जब ये तीनों कांस्टेंट हो गए तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ दैट द प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम फॉर अ गैस मस्ट बी इक्वल टू अ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Constant. Constant. वेरी गुड। सो व्हेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the product of the pressure and the volume becomes a constant। ये लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. इसी का Yes, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है that P1 V1 is equal to P2 V2। अब क्योंकि इनको कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है अगर V1 बढ़ रहा है तो P1 को क्या होना पड़ेगा?
कम बढ़ना होना पड़ेगा। पड़ेगा। कम होने पर कम होना पड़ेगा। और अगर V1 कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो P1 का क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा ना। ये वही हो गया, ये आपका स्कूल है जिसके पास इतना ही वॉल्यूम है। अगर मैंने इसका वॉल्यूम कम करके यहाँ पे ले आए, तो पहले हर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा जगह थी दौड़ने भागने के लिए, तो प्रेशर कम था। जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, इस प्लंजर को यहाँ धक्का लगा के वॉल्यूम कम कर गया, मतलब इनके पास अब जब ये भागने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा धक्का मुक्की होगी आपस में। यस मैम। यस मैम। तो जब ज्यादा धक्का मुक्की होगी तो प्रेशर का क्या ख्याल है, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिल्कुल, प्रेशर का वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ इज ऑल अबाउट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अब इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो ये वाले हैं एग्जांपल्स। तो एक तो आप बॉयल्स लॉ लिख लें, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लें, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लें, फिर हम ये वाले एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब मैं दूसरे वाले प्रेजेंटेशन पे चली जाऊं, उस वाले में मैं एक्चुअली लिख नहीं पाती, इस वाले में मैं लिख भी पाती हूँ। दूसरे वाले में चले जाए, अगर आपने ये वाला पोर्शन लिख लिया है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से लिखा है। यस मैम। क्या फिर से आ गया प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे ये वाला? यस मैम। यस मैम। ओके। अब जैसे आप ये लिख लेंगे बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म, और ये कंडीशंस भी, कंडीशंस का मतलब जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखने के बाद हम ये वाले एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। हो गया मैम। ओके, ओनली जयेश का हुआ, बाकी बच्चों का? यस मैम, हो गया। यस मैम। ओके, स्वजीत? बाकी है मैम। ओके, कोई बात नहीं। जिनका जो लिख रहे हैं वो लिखते रहे, जिनका हो गया है वो ना थोड़ा सा ब्रीदिंग करने की कोशिश करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और मुझे बताए जब वो सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं, क्या उनका पेट भी कुछ चेंज हो रहा है, क्या उनकी छाती में कुछ चेंज आ रहा है? तो थोड़ा सा ब्रीदिंग करें और वो ऑब्जर्वेशन लिखें। उस ऑब्जर्वेशन से हम बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन निकालेंगे। प्रथमेश, आपने अभी ज्वाइन किया बेटा? नो मैम। पहले से थे? यस मैम। ओके, हो गया मैम। ओके, वेरी गुड। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं क्या होता है? जब हम सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, पेट अंदर जाता है। पेट अंदर जाता है। सांस लेने पे पेट अंदर चला जाता है। चेस्ट बाहर आ जाता सब गलत कर रहे हो। अगर सांस लेने पे आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मैम बढ़ता है वो। करो फिर से एक बारी ब्रीदिंग सब।
मैम सांस जिसका लेने पे सांस लेने पे पेट कम हो रहा है वो गलत ब्रीदिंग कर रहा है। सांस लेने पे जब आप हवा ले रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है ना, तो पेट बड़ा होना चाहिए। जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पेट कम होना चाहिए। अगर तो ये उल्टा हो रहा है तो बिल्कुल उल्टी ब्रीदिंग चल रही है, बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे हो आप लोग। नहीं। अब ऐसे कोशिश करो ब्रीदिंग करने की कि जैसे आपने सांस लिया आपका पेट बाहर, जैसे आपका सांस निकला पेट अंदर। देखो होता है ऐसा, करके देखो। हो रहा है ऐसा अब? नहीं मैम। नहीं मैम। किसी का भी नहीं हो रहा? यस मैम हो रहा है। अच्छा, जिसका हो रहा है उसका बॉडी फिर अभी तक ठीक है थोड़ा, जैसे चैतन्य ने बोला हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स को मतलब एक्सपैंड होना चाहिए कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? एक्सपैंड होना चाहिए मैम। एक्सपैंड होना चाहिए मैम। जब आप सांस ले रहे हो अंदर तो आपका लंग्स को एक्सपैंड होना चाहिए। एक्सपैंड होने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा मैम। वॉल्यूम बढ़ा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर का क्या ख्याल है अंदर? कम हुआ। कम हुआ मैम प्रेशर। बिल्कुल सही, प्रेशर कम हुआ। अब जब प्रेशर अंदर कम हुआ, बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड। जब बाहर का प्रेशर कम हुआ, बाहर का तो आपने कम नहीं किया ना अपने लंग्स के हिसाब से, नहीं। तो बाहर तो रहा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन लंग्स को फुला के आपने अंदर का प्रेशर कम कर लिया। तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मैम। तो यहाँ पे कहाँ करेगा? बाहर से लंग्स में जाएगा कि लंग्स से बाहर आ जाएगा? बाहर। बाहर से लंग्स के अंदर पास चला जाएगा। जाएगा। लंग्स से बाहर कैसे जाएगा? लंग्स में आपने जब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं, लंग्स जो होता है वो क्या करता है? हवा को अंदर खींचता है। हवा को अंदर खींचता है। उसका वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि एक्सपैंड हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर से वो अंदर चला जाएगा। सो योर ब्रीदिंग इज डायरेक्टली डिसाइडेड बाय बॉयल्स लॉ। इसीलिए यहाँ पे ब्रीदिंग इज वन एग्जाम्पल विच फॉलोज बॉयल्स लॉ। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब सिरिंज, वैसे तो किसी को कभी ना ही जरूरत पड़े, पर किसी को लगा है इंजेक्शन? यस मैम। यस मैम। यस हाँ मैम। जी। ठीक है, सबसे पहले नर्स क्या करती है? जो उसका ये जो सिरिंज है उसका जो प्लंजर होता है उसको बाहर की तरफ करती है कि उसको अंदर करती है कि बाहर खींचती है? बाहर खींचती है। तो बाहर जब खींचती है तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा। बड़ा। वो वॉल्यूम बढ़ा। बड़ा। तो अंदर का जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ। कम हुआ। अब जो दवाई की शीशी है जिसके अंदर उन्होंने नीडल डाली है उसके अंदर लिक्विड प्रेशर है, और प्लंजर को खींच के हमने वॉल्यूम बढ़ाया, उसका प्रेशर कम किया, तो वो जो दवाई होती है बॉटल में वो हाई प्रेशर पे हो गई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव कर गया। सो योर वर्किंग ऑफ अ सिरिंज, वर्किंग ऑफ अ प्लंजर क्या हुआ? किस पे बेस हुआ वर्किंग ऑफ अ सिरिंज? क्या कह सकते हैं बॉयल्स लॉ पे हुआ? यस मैम। यस मैम। कह सकते हैं ना? ये दोनों एग्जाम्पल सभी को समझ आ गए? यस मैम। यस मैम। अब बाकी दो आप लिख लें, बाकी दो आप थोड़ा सोचें कि हम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं बॉयल्स लॉ से। जो बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं सिरिंज और ब्रीदिंग, इट विल बी टोटली ऑन दैट ओनली। एक लॉ और कर लेते हैं आज के लिए, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? पिछले वाले में बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसमें क्या कांस्टेंट ले रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर मैम। इसमें हम प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT में हम प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं।
राइट? यस मैम। तो जैसे हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं, चार्ल्स कह रहा है कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट साइड्स में होते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, तो V और T दूसरी ऑपोजिट साइड्स में है, T को जब लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, इसलिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या मैं ये भी लिख के दिखाऊं कि यहाँ तक कैसे पहुंचे? यस मैम। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं दूसरे वाले प्रेजेंटेशन पे जाती हूँ। दूसरा वाला प्रेजेंटेशन आ गया सबकी स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये है हमारा चार्ल्स लॉ। अगेन वील स्टार्ट विद, किससे शुरू करेंगे? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा। ये क्या है? ये आइडियल गैस। आइडियल गैस। Absolutely. This is called the ideal gas equation, which is PV equals to nRT. N हमें पता है कि for a constant number of molecules of a gas, the number of moles will be constant. R is already a gas constant. चार्ल कह रहा है कि अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया तो मतलब मेरा V अपॉन T will be equal to N R अपॉन V। ये हो जाएगा। यस मैम। तो N वैसे ही Yes, कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट था, और अब हमने बोला अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ P भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। यस मैम। यस मैम। जैसे ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है V अपॉन T इज अ कांस्टेंट। यस मैम। तो तब हम लिख सकते हैं जब V अपॉन T इज अ कांस्टेंट, उसका मतलब V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज आल्सो इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। कोल्ड का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? कम है। कम। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पुराने वाले में क्या हो रहा था, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर क्या हो रहा था? कम हो रहा था। कम हो कम रहा हो था। रहा था। वेरी गुड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, जिससे कि इनका प्रोडक्ट सेम रहे। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रेशियो है, वो हट गया, क्योंकि ये रेशियो है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आई एम सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि इनका रेशियो कांस्टेंट रहे। क्या यही मतलब है इसका? यस मैम। यस मैम। V1 अपॉन Yes, ma'am. T1, अगर V1 5 से 10 हो गया तो T1 को भी 5 से 10 होना पड़ेगा, जिससे कि उनका रेशियो क्या रहे? सेम रहे। कांस्टेंट सेम रहेगा। कांस्टेंट रहे या सेम रहे। तो क्योंकि कोल्ड का मतलब होता है टेम्परेचर कम, तो वॉल्यूम उसका कम है। जैसे ही आपने कोल्ड से वार्म किया, क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाते ही वॉल्यूम का क्या हो गया? इंक्रीज हो एक्सपांड गया। हो गया। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो दिस इज योर चार्ल्स लॉ। अब कहाँ यूज होता है चार्ल्स लॉ? पहले तो ये चार्ल्स लॉ हम लिख लेंगे सब। ऑल ऑफ यू विल राइट डाउन द चार्ल्स लॉ। आई पुट इट, दूसरा वाला स्क्रीन लगा देती हूँ। आप चार्ल्स लॉ लिखेंगे और साथ साथ हम एक दो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेंगे। चार्ल्स लॉ लिखते जाएंगे और साथ में मुझे ये बताएंगे, घर में बेकिंग करी है किसी ने ढोकला बनाया हो या इडली बनाई हो? यस मैम, बनाए। यस। ओके, क्या क्या बनाया, ढोकला की इडली? दोनों मैम। दोनों भी बनाए मैम। दोनों ही बनाए, वेरी गुड। तो दोनों बनाने के लिए गर्म करना पड़ता है क्या? यस मैम। यस ओके मैम।
ओके, गरम करते ही क्या हो जाता है वॉल्यूम? आपने वॉल्यूम कम हो जाता है मैम। आपने ढोकला का बैटर बनाया, बेसन वेसन लिया, उसमें कुछ कुछ डाला, उसको फेटा, उसको एक सिरप जैसा बना लिया, फिर आपने उसको किसी में डाला या तो प्रेशर कुकर के अंदर उसको गर्म किया, तो गर्म करते ही जो उसका वॉल्यूम था वो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया मैम। बढ़ गया। ढोकला फूला फूला होता है कि एकदम चपटा सा होता है? फुला फूला फुला फूला होता है मैम। अगर फूला फूला होता है तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं कि कम हो जाता है? बढ़ाते वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं? फ्रिज में रख के कि कुछ और करके? हीट करके मैम। हीट करके। तो ये जो आपका बेकिंग हो गया या ढोकला मेकिंग हो गया या इडली मेकिंग हो गया, ये कंट्रोल होता है आपके चार्ल्स लॉ से। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये आपके रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। अभी इस वाले चैप्टर में एक और लॉ बचता है, गे-लुसाक्स लॉ। प्रेशर कुकर है ना सबके घर में? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, बॉयल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर मैम। टेम्परेचर मैम। वेरी गुड। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रख लिया? प्रेशर। प्रेशर मैम। प्रेशर। ओके। अब क्योंकि प्रेशर कुकर सबने देखा होगा घर पे, प्रेशर कुकर में क्या कांस्टेंट रहता है? क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं? नो मैम। ओके ओके। प्रेशर कुकर में सीटी क्यों आती है? क्या बढ़ता है कि उसकी विसिल बजने लग जाती है? ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा हो जाता है मैम। उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ना तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मैम। वेरी गुड चैतन्य, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जितना आपने दाल रखी, जितना आपने पानी डाला, उसका वॉल्यूम हम नहीं चेंज कर रहे। सो द नेक्स्ट लॉ विल बी गे-लुसाक्स लॉ, इन विच द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट एंड द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी द प्रेशर कुकर दैट वी डिस्कस्ड। तो ये हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि मैं लिखवाना भी चाहूंगी। क्या सबने चार्ल्स लॉ लिख लिया? यस Yes, मैम। यस मैम। क्या Yes, हम ma'am. सभी ने एक एग्जाम्पल लिख लिया? बेकिंग ऑफ केक या मेकिंग ऑफ ढोकला इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या ये लिख लिया सबने? नो मैम। यस मैम। ओके, ये भी लिख लें। One of the applications of Charles' law is bread making या cake making या फिर मैम और रोज क्या बनता है घर पे? खाने में क्या बनता है लंच में या डिनर में? क्या मैम? दोपहर को लंच के लिए या रात को डिनर के लिए क्या खाते हैं आप लोग? रोटी बनती है मैम। रोटी बनती है। वेरी गुड। जब रोटी बनती है तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे मैम। बढ़ा रहे हैं मैम टेम्परेचर। और कैसी रोटी अच्छी लगती है, चपटी हुई या फूली हुई? फुली हुई। मैम। तो ये सब, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या सबने चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट और v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2 लिख लिया? यस मैम। यस मैम। Yes, देन वील स्टॉप द क्लास हियर टुडे। आज यहीं पे खत्म करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मैम। यस मैम। और Thank तब you, तक ma'am. ऑब्जर्व करते रहिए रियल लाइफ में क्या हो रहा है और ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। यस मैम। ओके यस बच्चे, मैम। ऑल राइट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय। बाय Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। Good night. गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट।